नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपड़ू उत्तराखंड। गृह मंत्री अमित शाह का सीएम धामी के नाम लिखा वायरल लेटर फेक पाया गया है। सीएम धामी के नाम भेजे इस फर्जी पत्र में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के एक रिश्तेदार को जेट सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा गया है। बुधवार को यह पत्र सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इस फर्जी पत्र में 13 जून को तिथि अंकित है। इसमें कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति आरएसएस और हिंदू राष्ट्रीय विचारधारा के साथ ही नुपुर शर्मा का भी रिश्तेदार है। नुपुर शर्मा के साथ ही उनके रिश्तेदार को भी धमकियां मिल रही हैं, लिहाजा तत्काल संबंधित व्यक्ति को जेट सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पत्र के वायरल होते ही पीआईबी ने इसे ट्वीट कर टैग करते हुए फर्जी बताया। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्र की गंभीरता को देखते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम को इस तरह का कोई पत्र नहीं भेजा है, यह पूरी तरह से फर्जी है। एक फेक लेटर वाला इशू सर आज आया जिसमें गृह मंत्री के नाम से और आपने उसमें आदेश दिए, कितनी गंभीरता से आपने लिया सर? हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसकी साइबर सेल जांच कर रही है और हमने तत्काल जो है उसमें कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी। सर, ये क्या मामला है और इसमें क्या लग रहा है? एक फेक पत्र जो है सोशल मीडिया में वायरल किया गया और इसलिए उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एसटीएफ द्वारा विवेचना की जा रही है। थैंक यू। क्या था इसमें? विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक राम प्रसाद टमटा के निधन पर शोक प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि टमटा से सदन को बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनका समाज के लिए कार्य सराहनीय और समाज कल्याण के लिए टमटा हमेशा याद किए जाएंगे। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और उनके उचित जवाब मांगा, तो वहीं सीएम ने बड़ी शालीनता से विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि एकदम से बीच में उनका देहांत हो जाएगा। उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा जीवन रहा है और जब भी वो मिलते थे तो इस आयु में भी कभी भी उन्होंने स्वयं के लिए कभी कोई बात नहीं करते थे। जब मिलते थे तब किसी न किसी समस्या के बारे में, और जो समस्या होती थी वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से जो गरीब लोग थे, वहाँ के पिछड़े हुए लोग थे, ऐसे लोग थे जिनको वास्तव में कुछ ज़रूरतें और कुछ आवश्यकताओं की दरकार थी, ऐसे लोगों के लिए जितनी बार भी मुझे मिले, अभी मुझे 2-3 बार की घटनाएं याद हैं। पिछले दिनों वो जब देहरादून आए थे या दिल्ली में मैं उत्तराखंड सदन में था, तब भी वो 10-12 अन्य लोगों के लिए, जो लोग इलाज के लिए या उस क्षेत्र के जो स्वयं सहायता समूह चलते थे, उन समूहों की समस्या लेकर मेरे पास आए थे। वो एक ऐसे सरल सहृदयी गांधीवादी स्वर्गीय टमटा जी जो हमेशा हम सब की याद में रहेंगे। और आज जब राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, इस प्रकार के लोग मिलना अत्यंत कठिन ही नहीं दुर्लभ हो गया है। ऐसे समय में टमटा जी का जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी पूरे सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को और उनके चाहने वालों को, उनको शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को इस असमय आए दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उत्तराखंड में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट बहुत निराशाजनक है, इसमें केवल आंकड़ों का मायाजाल है। लेकिन उसमें भी देखने को मिला सरकार का जो पक्ष, जो सरकार का जवाब आया, वह बहुत ही बचकाना और उसमें कहीं प्रभावी उन्होंने ठोस बात नहीं कही। इसके मायने क्या है कि हमने कहा है, देखिए प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया चारधाम यात्रा को लेकर, एनडीआरएफ की टीम यहाँ भेजी गई, एसडीआरएफ यहाँ पर मौजूद था,
उसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर भेजी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो सामाजिक संगठन हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने चार धाम में जिस तरह से कूड़े का ढेर था, कचरे का ढेर था, प्लास्टिक की पूरी बोतल से और तमाम विभिन्न प्रकार की जो सामग्री सड़कों में बिखरी हुई थी, नदियों के किनारे बिखरी हुई थी, उसको प्रभावी ढंग से हमारे सामाजिक संगठनों ने उस दिशा में काम किया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बधाई दी गई। और यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जो हमारे राष्ट्रीय सदस्य हैं, उन्होंने भी, राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि सरकार विफल रही। देखिए, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जो कल हमारे माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए, विभागीय मंत्री अक्षम साबित हुए हैं। उनके होमवर्क में बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही थी। वो सवालों से बचना चाहते थे। और आज भी हमारे माननीय सदस्यगणों द्वारा समाज कल्याण, परिवहन के प्रश्नों पर माननीय मंत्रीगणों ने चुप्पी साध ली, कोई सार्थक जवाब नहीं दे पाए। लगता है कि महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, इन्हें जन सरोकारों से कोई सरोकार नहीं है। केदारनाथ में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों और सामान की ढुलाई की वजह से अब तक कई घोड़ों और खच्चरों की मौत हो चुकी है। आने वाले वक्त में घोड़ों और खच्चरों की मौत को लेकर पशुपालन विभाग की तैयारियां और सत्र को दूसरे दिन लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एएनबी न्यूज़ से खास बातचीत की है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे सदन से बात करते हैं। सर, तमाम जो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं केदारनाथ यात्रा में, धाम में, कि तमाम घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है, उस पर आप क्या स्टैंड ले रहे हैं और क्या ऐसा रोड मैप है जो हमारे यहाँ? देखिए, लगातार जो हमारा विभाग है वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा कर रहा है, जिला पंचायत हो, चाहे वो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डीएम ऑफिस हो। टोटल जो अभी तक हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड है वो 157 घोड़े खच्चरों की वहाँ पे डेथ सामने आई है। 29 तारीख को जब मैं चंपावत चुनाव में था, मेरे सामने ये बात आई कि वहाँ पे कुछ घोड़े खच्चरों की डेथ हो रही है। तो मैं 30 तारीख को पर्सनली वहाँ पे गया, गौरीकुंड तक गया। वहाँ पर मैंने सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो घोड़े खच्चर मालिक हों, यात्रीगण हों, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, सबसे चर्चा करने के बाद कुछ कमियां सामने आई, कुछ परेशानियां भी थी, कुछ कमियां भी थी। कमियों में जो सबसे बड़ा सामने आया कि जो वहाँ के घोड़े खच्चर मालिक हैं, वो क्रूरता वहाँ पर ज़्यादा हो रही थी। घोड़े खच्चरों को आराम नहीं करने दिया जा रहा था, उनको पानी समय पे नहीं मिल रहा था, उनको खाना समय पे नहीं मिल रहा था। तो हमने एक डिसीजन लिया कि 50% पे घोड़े खच्चरों को कैप किया जाएगा। जो घोड़ा एक दिन ऊपर जाएगा उसको अगले दिन आराम मिलेगा। 8,500 घोड़े रजिस्टर्ड हैं हमारे जिला पंचायत में, और लगभग 500-700 घोड़े ऊपर से और चल रहे होंगे। तो आज के दिन सिर्फ 4700 घोड़े ऊपर नीचे जाते हैं एक दिन में, 50% पे कैप है। दूसरा जो हमने कदम उठाया कि जो भी पशु क्रूरता करेगा उसके ऊपर FIR करेंगे। तो 30 तारीख के पहले, मेरे जाने से पहले एक भी FIR नहीं हुई थी, लेकिन 30 तारीख के बाद आज के दिन तक 9 FIR हम पशु क्रूरता की कर चुके हैं। हमने एक 5 मेंबर टीम बनाई जिसका काम सिर्फ ये था कि वो ये देखेगा जो चोटिल घोड़े हैं, जो कमज़ोर घोड़े हैं या जो बीमार घोड़े हैं, उनको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे 147 घोड़े मिले जिनको हमने ऊपर जाने से ब्लॉक किया। 20 मेंबर की एक टीम बनाई जो पूरे जो यात्रा रूट पे रही, और जिसका काम ये था, ये देखेगा कि वो पानी की व्यवस्था, घोड़े को पानी पीने को उस समय दिया जा रहा है, घोड़ों को भगाते हुए नीचे नहीं लाया जाएगा, क्रूरता नहीं करी जाएगी। उसके साथ साथ जब मैं वहाँ पर गया था, एक बहुत बड़ी समस्या सामने ये रखी गई थी कि पशुओं को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है। एक टीन शेड में 20-20 लोग खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं। तो मैंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा करी, एक ज़मीन शॉर्टलिस्ट करी, और 2 दिन पहले हमने 43 लाख रुपए का टेंडर निकाला है। जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि घोड़े खच्चरों के लिए एक टीन शेड बनाया जा रहा है, जो कि 1200 से 1500 घोड़े वहाँ पर विश्राम कर सकेंगे। ठीक है सर, तमाम जो हमारी आपसे बातचीत हुई, आपने बताया कि उत्तर प्रदेश से भी तमाम घोड़े मंगाए गए हैं, बिजनौर क्षेत्र से, क्योंकि सर उनका नेचुरली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो क्या मानना है सर आपका, इसके लिए कुछ और स्टेप उठाया जाए? देखिए, मेरा मानना ये है कि सही कहा आपने कि घोड़े जो यूपी से आ रहे हैं, बिजनौर साइड से आ रहे हैं, वो इस स्ट्रेस लेवल को लेने में सक्षम नहीं है। उनके लिए क्लाइमेटाइजेशन करना, उनके लिए क्लाइमेट जो है वो उनको सूट नहीं कर पा रहा है।
और इसलिए उस कारण भी इनकी डेथ हुई है। तो हम एक पॉलिसी बना भी रहे हैं, पाइपलाइन में है। देखिए बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन यस, जो हमारे उत्तराखंड के 4 जिलों के लोग हैं जहाँ पे हमारी चारधाम यात्रा चलती है, हम वहाँ के लोगों को जिस तरीके से हम लोगों को गाय, बकरी, मुर्गी के बच्चे उपलब्ध करा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री से रोज़गार का एक ज़रिया मानते हुए, हम उस पॉलिसी में घोड़ा खच्चर भी ऐड करने की सोच रहे हैं, ताकि हमारे इन 4 जिलों के लोगों को सब्सिडी पे घोड़े खच्चर मिले। वो वहीं के लोग, सिर्फ घोड़ा खच्चर चारधाम में काम नहीं आता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, तो उनको हम देने की बात कर रहे हैं। सर ठीक है, अंतिम सवाल है सर, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, क्या मानते हैं किस तरह का सत्र ये चल रहा है और क्या कुछ मिलने वाला है आपको? देखिए, सत्र तो जैसे कि माननीय हमारी अध्यक्ष महोदया ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने, विपक्ष से लगातार हम लोग ने विनती करी है कि ये सत्र जो है बजट सेशन बहुत ज़रूरी सेशन है, प्रदेश के हित का सेशन है, इसको सब चलाने में अपना योगदान दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के जो साथी हैं वो सोच के आए हैं कि हंगामा करना है, क्योंकि जब हम कल से देख रहे हैं कि जब हम लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं तो विपक्ष में बार बार टोका टाकी कर रहा है, सवाल पूरा जवाब सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि सदन चलाना दोनों की दायित्व होता है, पक्ष विपक्ष, और इस बार जो है वो विपक्ष है वो अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं रहा है। ठीक है, तो आप थे हमारे साथ प्रदेश के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा सागना, जिनका साफ तौर से कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो सत्र की तमाम जो कार्रवाई वो ठीक से नहीं होने दे रहा। अपने श्री सतीश कोठारी के साथ मैं तेजाब एनबी न्यूज़ देहरादून के। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी से आज लोगों को राहत मिली है। हालांकि सुबह 6 बजे से ही राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में धूप खिल गई है। वहीं दोपहर बाद केदारनाथ में मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है, जिससे मैदानों इलाकों में पड़ रही गर्मी से भी कुछ राहत मिलने के आसार हैं। वहीं तेज बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन केदारनाथ में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड के रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में तैनात एक पशु लिप को 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की ओर से की गई कार्रवाई के बाद वन महकमे में हड़कंप मच गया। सतर्कता अधिनिष्ठता सेक्टर हल्द्वानी के सीओ अनिल सिंह मनराल ने जानकारी देते हुए बताया कि जसपुर उधम सिंह नगर निवासी भरे खां ने कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी और रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग में तैनात पशु लिपिक दिनेश कुमार ने पेड़ कटवाने के नाम पर उनसे 12,000 रुपये रिश्वत मांगी थी, जिस पर विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग डीएफओ कार्यालय के में नियुक्त कैम बाबू श्री दिनेश कुमार की शिकायत श्री भूरे खां द्वारा पेड़ों के कटान की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांगने के उसमें रंगे हाथों हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है 12,000 रुपये की, और उनको गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत होकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर काफ़ी लंबी पूछताछ चली है, तो कुछ निकला है? वो ट्रैप कार्रवाई थोड़ा सा लंबी चलती है, सभी चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है। सर किस चीज़ के एवज में मांगा गया था पैसा? ये पेड़ों के कटान के रूप में रिश्वत की मांग की जाती है 12,000 रुपये। देश के कई हिस्सों में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कमी के चलते जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने पंप मालिकों की बैठक बुलाकर सभी से पैनिक न होने की अपील की। आपको बता दें कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप मालिकों को बुलाकर जल्द से जल्द स्थिति बहाल करने की बात कही। इसके साथ ही अपील की गई कि सभी पेट्रोल पंप मालिकों को अपने पेट्रोल पंप के बाहर होल्डिंग लगाकर लोगों को पैनिक न होने का संदेश दें। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अनुसार चारधाम यात्रा पर पड़े स्नान पर्वों में आज चलते भी पेट्रोल पंप डीजल की कमी हुई थी, जिसके लिए पुलिस से संपर्क करके डीजल पेट्रोल के टैंकर को जल्द से जल्द पहाड़ों पर रवाना करने को लेकर चर्चा की गई। उधर पेट्रोल पंप मालिकों ने भी लोगों से अपील करी कि वह अपने वाहनों से ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन न भराएं और ना ही रिस्टोर करें, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो सके।
डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। पूरे शहर में डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है, परंतु जैसे पिछले टाइम में नमक नहीं है, नमक के लिए जमाखोरी शुरू कर दी थी, इसीलिए ये क्राइसिस महसूस हुआ है। लोगों में एक अफरा तफरी हो गई कि शायद ये 2-4 दिन 5 दिन के लिए बंद हो जाएंगे, परंतु ऐसा कहीं कहीं नहीं है। सब जगह सप्लाई आ रही है और जो पब्लिक में अफरा तफरी है, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वो भी अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही डीजल पेट्रोल लें, बाकी कोई किसी तरह से शहर के अंदर कोई कहीं कोई परेशानी। जनपद में किसी ने र्यूमर फैला दी थी, अफवाह फैला दी थी कि डीजल पेट्रोल की जो है पंप जो है हड़ताल पर रहेंगे, तो उसके कारण कल जो है कुछ पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई थी और जो है लोग जो है जमाखोरी की स्थिति हो गई थी। तो अब हमने 2-3 स्ट्रेटजी पे काम किया है। एक तो पेट्रोल पंपों पर अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल भिजवाया जा रहा है, साथ में जो है पेट्रोल पंप अधिक से अधिक समय पर खुलवाए जा रहे हैं। डिपो जो है उसमें रात को देर तक जो है उनसे गाड़ियाँ भिजवाई जा रही हैं। तो एक स्ट्रेटजी तो ये रही कि पेट्रोल पंपों पर अधिक से अधिक डीजल पेट्रोल पहुँचाया गया है और पहुँच गया है, और दूसरी तरफ जो है जनता को भी जो है आप सबके माध्यम से और खुद अनाउंसमेंट के माध्यम से पेट्रोल पंपों पर बताया जा रहा कि भाई ये अफवाह है, कोई अफवाह है और डीजल पेट्रोल की कोई। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। काशीपुर में हुए बैंक लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते पुलिस द्वारा लगातार बैंकों का निरीक्षण किया जा रहा है और बैंक प्रबंधन से सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि बीते दिनों काशीपुर के एक बैंक में दबंगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके चलते लगातार पुलिस द्वारा बैंकों का निरीक्षण कर बैंक की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पूर्व में बैंकों का निरीक्षण किया गया और नोटिस दिए गए। उसके बाद एक बार फिर निरीक्षण किया गया और जिन बैंकों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया है उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। सभी मानकों पर हमने बैंकों की चेकिंग कराई है। पिछले हफ्ते भी चेकिंग कराई थी। दोबारा इसमें थाना स्तर पे हमने टीम गठित करके सभी बैंकों को चेक कराया है। जो पूर्व में निर्देश उन्हें दिए गए थे या नोटिस तामील कराए गए थे, तो उनके अनुपालन में आज उन्होंने क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो हमने इसमें चेक किया है। और अभी फ़िलहाल सभी सुविधाएं, सभी जो भी तैयारियां बैंक की हैं वो ठीक मिली हैं। फ़िलहाल 1-2 जगह पे कुछ कमियां हैं, उस पर भी हमने बैंकों को और नोटिस दिया है, चालान भी किया है और इसी तरह से लगातार इनको बीच बीच में चेक किया जाएगा ताकि कोई घटना होती है तो इसमें बैंक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। हाँ, ये जो बैंकों के साथ संबंधित बैंकों के ATMs भी हैं, ATMs में भी सुरक्षा गार्ड और CCTV कैमरा ठीक से काम कर। SSP पंकज भट्ट ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि दोनों मिलक रामपुर के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति से कम दामों में खरीद कर लाते हैं और हल्द्वानी के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को ऊंचे दामों में बेचकर पैसे कमाते हैं। SSP ने बताया कि सप्लायर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है, जिसको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं गिरफ्तार करने वाले टीम को DIG कुमाऊं ने इनाम भी दिया है। मैं आपका रात जो चेकिंग के दौरान एक बाइक में हेड़ा गज्जर के पास TP नगर थाना चौकी क्षेत्र में 2 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक राजू मौर्य है और दूसरा रोहतास है। इनसे टोटल 149 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इनमें जो राजू मौर्य है वो बेसिकली रामपुर मिलक का रहने वाला है और ये पूछताछ में सामने आया कि उसके द्वारा वहीं से खरीद करके स्मैक लाई गई थी। ये 2500 से 3000 रुपया पर ग्राम के हिसाब से यहाँ बेच रहे थे और इसमें गहनता से अभी पूछताछ बाकी है। इसके सोर्स को, इनके जो मेन स्रोत है उसको पुलिस ढूंढ रही है। इसमें मेरे द्वारा 5000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई है टीम के लिए। इसमें जो स्मैक ये बेचने वाले थे इनकी डीलिंग भी हुई थी, किन लोगों की डीलिंग की कुछ जानकारी मिली है, कैसे पुलिस आगे बढ़ रही है? इसमें जो पुलिस जो है वो लार्ज स्केल पे अभियान चलाए हुए है। पहले से भी बड़ी मात्रा में जो स्मैक बेचने वाले हैं उनको पकड़ रही है
जो छोटी मात्रा में जो पेडलर्स हैं उनको आपका जो इनके स्रोत हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये पूरा लिंक पुलिस तलाश रही है और इसमें आगे भी जल्दी बड़ी गिरफ्तारियाँ होंगी। इसमें आपको लेके जो जगह चिन्हित की गई है, जैसे नीचे रामपुर और जो जहाँ से स्नैक लाई जाती है वहाँ भी रवि से आप लोग सब दी गई है सर, बड़ी मात्रा में? निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले जो बड़े हमारे बड़ी मात्रा में पकड़ी गई थी उसमें भी रामपुर मिलक का ही एंगल निकल करके आया था और उन एंगलों पे पुलिस द्वारा लगातार काम किए जाने के परिणाम स्वरूप ही इन लोगों को भारी मात्रा के साथ पकड़ा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर पुलिस ने सख्त नज़र रखी हुई है। देहरादून के डीआईजी और पुलिस कप्तान जन्मेश खंडूरी ने अफवाहों से बचने की अपील लोगों से की है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट को भी वायरल न करने की कहा है। बता दें कि प्रशासन ने समझाइश के साथ ही चेतावनी भी दी है, यदि शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी, जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ NSA लगाने के साथ ही पुलिस पीछे नहीं हटेगी। डीआईजी ने लोगों से अफवाह फैलाने वालों को शिकायत आपातकालीन पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर करने के लिए कहा है। नागरिकों से अपील करता हूं कि आपसी शांति और सौहार्द बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पुलिस उसको अटेंड कर सके और जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई कर सके। आप निश्चिंत रहें कि आप यहाँ पर सेफ हैं और अफवाह जो फैला रहे हैं उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे उन पर निरोधात्मक कार्रवाई करी जाए या उन पर NSA लगाया जाए। तो आप निश्चित रहे कि आपकी सूचनाओं का हम आदान प्रदान भी करेंगे और आपकी सूचनाओं को अटेंड भी करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी ये अपील की जाती है कि आप लोग भी किसी अफवाह में ना आएँ और ना किसी अफवाह को आप फैलाएं। व्हाट्सएप ग्रुप भी अगर आपने बना रखे हैं तो उनमें भी अगर कोई अफवाह फैलाता है तो इसकी सूचना पुलिस को ज़रूर दें। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर अगर आपको लगता है कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसकी भी सूचना आप पुलिस को 112 के माध्यम से दे सकते हैं। 112 के माध्यम से आई सूचनाएं उच्चाधिकारियों तक भी पहुंचती हैं और उन पर हम त्वरित निर्णय भी लेते हैं और त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। धन्यवाद। करी जाए या उन पर NSA लगाया जाए तो आप निश्चिंत रहे कि आपकी सूचनाओं का हम आदान प्रदान भी करेंगे और अपनी। उत्तराखंड के रामनगर आसपास के इलाकों में हो रहे लगातार अवैध खनन की शिकायत को प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए छापेमारी कर शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी और कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मामले में खनन विभाग के उपनिदेशक राज्यपाल लेखा और SDM गौरव चटवाल की मौजूदगी में टीम द्वारा स्टोन क्रेशर पर छापेमार कार्रवाई की गई। उपनिदेशक राज्यपाल लेखा ने बताया कि टीम द्वारा स्टोन क्रेशरों और उप खनिज के अवैध भंडारण के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान यदि कोई भी अभियंता पाया गया तो जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। रामनगर में स्टोन क्रेशर और अवैध भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसमें भी अनियमितताएं पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी और जब तक जुर्माना जमा नहीं होगा तब तक उनका ई-पोर्टल भी बंद किया जाएगा। सर, लगातार विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है अवैध खनन को लेकर, लेकिन रामनगर में जो है अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी तो ऐसा कोई अवैध खनन की कुछ शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। नदियाँ भी बंद हो चुकी है। बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट के गोगिना ग्राम निवासी 4 नाबालिग बच्चों की गधेरी में डूबने से मौत हो गई। बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। SDRF और पुलिस की मदद से बच्चों को शव को बाहर निकाला गया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। कोट इलाके का एक दूरस्थ इलाका है गोगिना, वहाँ के पास एक गधेरे में
4 बच्चों के डूबने की सूचना हमें मिली थी। इस क्रम में हमने तत्काल अपनी SDRF की टीम, पुलिस की टीम और तहसील प्रशासन की टीम हमने लगातार इसमें भेजी थी और गांव वालों की मदद से हमने इसमें 3 शव तो पहले ही इसमें निकल आए थे और एक चौथे शव को भी हमने इसमें बरामद कर लिया। काफ़ी दुखद और संवेदनापूर्ण घटना है और गाँव वालों से और की सभी नदी किनारे रहने वालों से हम लोग पहले भी लगातार अपील करते आ रहे हैं। जो दूर दूर के इलाके हैं वहाँ पर फिर भी कुछ लोग जो है जिज्ञासावश या अनजान होकर के ऐसी जगह पे चले जाते हैं और ऐसी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से ये एक गुजारिश है कि इसमें अपने अपने क्षेत्र में लोगों को ज़रूर इसमें अवेयर करें कि नहाने के नाम पर ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पर वो फिसल सकते हो या पर कहीं पानी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।